चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने फाइनल एक्सरसाइज के जितने सम्स किए ना, आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे हम लोग। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, उनमें भी हमें जर्नल एंट्री ही करनी है, जर्नल प्रॉपर की ही हमें एंट्रीज करनी है। तो एक एक करके समझते जाए ना। जैसे क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता। कि श्री एकता उनकी बुक में हमें जर्नल प्रॉपर की ये एंट्रीज करनी है। मतलब ऊपर ऐसे हेडिंग लगाएंगे ना कि जर्नल प्रॉपर बुक ऑफ श्री एकता, और उनमें एक एक करके एंट्रीज करते जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूर नहीं है, आप लोग डायरेक्टली पूरे पेज पे ये टेबल बनाकर, ये फॉर्मेट बनाकर उनमें एक एक एंट्री करते जाएंगे ना। कि जैसे कि पहली एंट्री इसमें दी गई है 2014 मार्च 1, फर्स्ट डेट की एंट्री है कि ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹7,000, गुड्स ऑफ 15,000 एंड मशीनरी ऑफ 20,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। कि भाई बिजनेस की शुरुआत में फर्नीचर लेकर आए ₹7,000 का, गुड्स स्टॉक लेकर आए ₹15,000 के, मशीनरी 20,000 की, और बिजनेस शुरू किया उसमें। ठीक है, तो इनकी एंट्री कैसे करते हैं? ये स्टार्टिंग की एंट्री है जो हमेशा आती ही है। तो स्टार्टिंग की एंट्री में जो जो चीजें वो लेकर आए हैं वो सभी चीजें डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। बरोबर, कोई लोन होता है, कोई क्रेडिटर होते हैं, कोई लायबिलिटी होती है, तो वो चीज क्रेडिट में लिखेंगे उसके साथ। लेकिन वो तो ऐसा कुछ भी नहीं लेकर आए हैं ना। आगे एक आध सम आते थे, उसमें आता था ना कि लोन भी लेकर आए या तो क्रेडिटर्स भी लेकर आए, तो वो चीज क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्नीचर वो डेबिट में लिखा जाता है, वो एसेट है। एसेट वाली सभी चीजें डेबिट में लिखते हैं। ये गुड्स 15,000 के, ये भी एसेट है, ये भी डेबिट में लिखा जाएगा। मशीनरी 20,000 की, ये भी एसेट है और ये भी डेबिट में लिखा जाएगा। और क्रेडिट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री ऐसे हो जाएगी ना कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹7,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ₹15,000 के, ये गुड्स 15,000 के लेकर आए। मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹20,000, 20,000 की मशीन लेकर आए। और टू कैपिटल अकाउंट, क्या करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, कि भाई टोटल इतना कैपिटल लेकर आए ना, इन तीनों का प्लस यहाँ पे लिखा जाता है ना। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, इसलिए कैपिटल में कितना लिखेंगे? इन तीनों का प्लस। 7, 15 और 20,000, तो टोटल ₹42,000 कि इतना ये सब लेकर आए और बिजनेस शुरू किया है। ओके, उसके बाद जैसे सेकेंड एंट्री दी गई है कि इसमें लिखा हुआ है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ 2000 एंड सेल्युलर फोन ऑफ 25,000 परचेज फ्रॉम कमलेश ट्रेडर्स। कि भाई कमलेश ट्रेडर से हमने 2,000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा है और 25,000 का सेल्युलर फोन हमने खरीदा है। तो ये दोनों चीजें जब लिखे ना, तो देखो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो खरीदा है ना हमने, तो वो कुछ भी खरीदो मतलब वो डेबिट में आता है। और यहाँ ध्यान देना, कोई गुड्स नहीं खरीदे हैं। ये कैलकुलेटर मतलब के एसेट हुआ, ये सेल्युलर फोन मतलब के एसेट हुआ। तो उसमें परचेस अकाउंट नहीं बनता। जब हम कोई गुड्स खरीदते हो ना, तो ही परचेस अकाउंट बनता है। तो यहाँ तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर या तो स्टेशनरी एक्सपेंस लिखेंगे। एक्चुअली कैलकुलेटर अकाउंट ऐसा नहीं बनता, उसके लिए क्या लिखा जाता है? स्टेशनरी एक्सपेंस, कि हाँ भाई ये स्टेशनरी का खर्चा है। और सेल्युलर फोन के लिए ये बड़ी अमाउंट है ना, 25,000, तो सेल्युलर फोन के लिए उसी का ही नाम लिखेंगे कि सेल्युलर फोन अकाउंट। ये दोनों हमने खरीदा ना, तो ये दोनों का ही नाम हम लोग लिखेंगे डेबिट में। जो जो चीजें खरीदी तो उसे डेबिट में लिखें। कि जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे ये ₹2,000 का, ये स्टेशनरी एक्सपेंस कौन सा? कि जो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा है उसका, कि वो ₹2,000। उसके बाद सेल्युलर फोन अकाउंट, तो सेल्युलर फोन अकाउंट भी लिखेंगे 25,000 में, कि भाई 25,000 का ये फोन खरीदा हमने। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो क्रेडिट में हमने क्या यहाँ पे कैश पे खरीदा ऐसा लिखा हुआ है? कहीं पर भी कैश लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। मतलब हमने ये कमलेश ट्रेडर से उधार पे खरीदा होगा, और अगर उधार पे खरीदा है तो उसी का ही नाम लिखा जाएगा। क्रेडिट में लिखेंगे टू कमलेश ट्रेडर अकाउंट। समझे? जो जो चीजें खरीदी उसे डेबिट में, और जिससे खरीदा ना, अगर कैश में खरीदा होता ना तो क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखते।
लेकिन यहाँ कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कमलेश ट्रेडर से हमने उधार पे खरीदा है, तो उसका नाम ही आएगा कि टू कमलेश ट्रेडर अकाउंट। कितने का सामान खरीदा, तो 2000 का ये कैलकुलेटर और 25,000 का फोन, तो टोटल 27,000 रुपीज कि कमलेश ट्रेडर से हमने चीजें खरीदी कितने की, 27,000 रुपए की। ओके, समझ आई अभी जर्नल एंट्री। और उनके बाद फिर थर्ड वाली एंट्री दी गई है, इसमें लिखा हुआ है फैन ऑफ 2500 परचेज फॉर हाउस होल्ड यूज बाय गिविंग गुड्स ऑफ 3000 रुपीज। कि हाउस होल्ड यूज के लिए मतलब घर के काम के लिए फैन खरीदा है, 2500 का फैन था, लेकिन उसके बदले में हमने गुड्स दिए हैं 3000 रुपए। उसके बदले में हमने क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं। तो अगर हमने गुड्स दिए हैं ना, तो कल भी ये बताया था, कल पूरा क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बेस पर था कि गुड्स अगर बाहर जाते हो ना, कोई भी तरह से अगर गुड्स बाहर जाते हो ना, तो उसके लिए परचेस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परचेस अकाउंट। और वो परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है कि गुड्स जा रहे हैं, सेल नहीं किया, लेकिन सेल के अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। और डेबिट में लिखते हैं कि क्या खरीदा, फैन खरीदा ना। लेकिन फैन हमने खरीदा है हाउस होल्ड यूज के लिए, घर के खर्चे के लिए, घर के काम के लिए। तो घर का मतलब तो ये तो पर्सनल हो गया ना। और अगर पर्सनल कोई भी खर्चा हो तो उसके लिए लिखा जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। मतलब यहाँ जो दो अकाउंट बनेंगे ना, एक तो बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, और ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आता है। तो एक तो ये बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, जैसे डेबिट में लिखेंगे हम लोग। और दूसरा बनेगा परचेस अकाउंट। यहाँ गुड्स गए ना हमारे, 3000 के गुड्स गए, तो उसके लिए परचेस अकाउंट। तो एंट्री कैसे हो जाएगी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट में और क्रेडिट में लिखेंगे ये परचेस अकाउंट। और अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो अमाउंट में ये 2500 के 3000 क्या लिखें, तो हमेशा हमारा कितना गुड्स जा रहा है वो लिखते हैं। हमारा कितना गया, तो हमारा तो 3000 का गुड्स गया ना, 3000 का सामान गया, तो इसलिए परचेस अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, या ये अमाउंट में क्या लिखा जाएगा, 3000 रुपीज। बरोबर, फैन भले कितने का भी हो, उसके बदले में हमने तो 3000 का ही सामान दिया ना। तो इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, 3000 रुपीज। ओके, क्लियर हुआ ये। फिर वैसे ही फोर्थ वाली एंट्री, कि इसमें ऐसा दिया हुआ है कि ड्रू अ बिल ऑफ 8000 ऑन नम्रता विच शी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। कि यहाँ पे दिया हुआ है ड्रू अ बिल, ये भी हमने आगे के क्वेश्चन में बताया था कि बिल हमने ड्रॉ किया है, मतलब हमने नम्रता को बिल दिया, विच शी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, जो उसने एक्सेप्ट करके मतलब कि साइन करके वापस दी। पता है ना, ये बिल कहलाता है, जो अगर हमने बिल दिया है तो मतलब ये बिल कहलाता है बिल रिसीवेबल, है कि नहीं, ये बिल रिसीवेबल कहलाया ना। और बिल रिसीवेबल इसका मतलब कि हमें नम्रता से पैसे लेने हैं, ये 8,000 रुपए उनसे पैसे लेने हैं हमें, बरोबर। और जो हमें ये पैसे लेने हैं, तो उसके लिए हमने उसके उसके सामने एक बिल बना के दिया कि हाँ भाई इस पे साइन करके बताओ कि आप कब पैसे देने वाले हो, कि हाँ भाई चलो 1 महीने बाद पैसे देंगे। तो नम्रता ने उस पे साइन करके एक्सेप्ट करके और रिटर्न किया, तो ये बिल रिसीवेबल बनाना। और बिल रिसीवेबल की एंट्री कैसे आती है, जो स्टार्टिंग में भी हमने रूल बताया था कि बिल रिसीवेबल की एंट्री आती है, बिल रिसीवेबल हमेशा डेबिट में, बिल रिसीवेबल हमेशा कहाँ पर आता है, डेबिट में। और क्रेडिट में, तो क्रेडिट में उसका नाम। इसका मतलब एंट्री ऐसे हो जाएगी कि ये बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट। बिल रिसीवेबल डेबिट में ही आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, उसका नाम आएगा टू नम्रता अकाउंट। और अमाउंट कितनी, तो ये 8000, तो 8000 रुपीज यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे। ठीक है, कि हमने नम्रता के ऊपर जो है वो बिल ड्रॉ किया, जो उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया हमें। ठीक है, अब ये फोर्थ के बाद दूसरी एंट्री आती है नंबर 5। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि द बिल ऑफ नम्रता एंडोर्स टू येशा अगेंस्ट अ डेब्ट ऑफ रुपीज 8050। अब ये ऐसा दिया हुआ है कि जो नम्रता का बिल था ना, वो हमने येशा को ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स टू येशा। मतलब भाई हमें जो है वो क्या कहते हैं, नम्रता से पैसे लेने थे ना,
और उसके बदले में हमें उसको पैसे देने थे। किसको? येशा को पैसे देने थे अगेंस्ट हर डेप्ट। तो भाई नम्रता से हमें 8,000 रुपए लेने थे, इससे पहले हमने देखा ना, और येशा को हमें देने थे 8,050 रुपीज। तो हमने ये नम्रता का बिल वो येशा को एंडोर्स कर दिया, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया, कि हमने येशा को बोल दिया कि भाई वो 1 महीने बाद नम्रता हमें 8,000 रुपए देने वाली थी ना, भाई वो बिल तुम रख लो, भाई तुम उससे 8,000 रुपए ले लेना। तो ये दोनों तरफ अकाउंट सेटल हो गया ना, कि भाई वो नम्रता से पैसे मिल भी जाएंगे और येशा को पेमेंट हो भी जाएगी, है कि नहीं? हम जाए नम्रता के पास, उससे पैसे लेकर आए, फिर येशा को दें, तो इससे अच्छा हमने वो डायरेक्ट बिल ही येशा को दे दिया कि भाई तुम ही उससे कलेक्ट कर लेना फिर। तो हमारा वो बिल कैंसिल हो गया ना, ठीक है ना। हमने जो बिल रिसीवेबल बनाया था, वो बिल रिसीवेबल हमने एंडोर्स कर दिया येशा को, बरोबर, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारे पास बिल रिसीवेबल नहीं है ना, अब वो येशा ही डायरेक्टली उस नम्रता से कलेक्ट कर लेगी पैसे, ठीक है। तो इनकी एंट्री कैसे करते हैं पता है? कि देखो, पहले बिल रिसीवेबल हमने डेबिट में लिखा था, इससे पहले वाली एंट्री में बिल रिसीवेबल कहाँ लिखा? डेबिट में। लेकिन अब वो बिल तो कैंसिल हो गया ना, अब हमने वो बिल दूसरे को ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसलिए बिल रिसीवेबल कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, बिल रिसीवेबल क्रेडिट में। और डेबिट में क्या लिखा जाएगा? तो डेबिट में नाम लिखा जाएगा, कि जिसको हम लोग ये एंडोर्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग ये बिल दे रहे हैं, उसका नाम डेबिट में। तो एंट्री कैसे होगी पता है? कि ये येशा अकाउंट डेबिट 8,050 रुपीज, अमाउंट समझना, कि येशा का डेप्ट कितने का था? उसका डेप्ट तो 8,050 रुपए का था ना, तो इसलिए येशा अकाउंट डेबिट 8,050 रुपीज, ये डेबिट में। और क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन बिल रिसीवेबल कितने का था? वो तो 8,000 का ही था ना। इससे पहले वाली जो हमने एंट्री देखी, क्या उसमें बिल 8,050 रुपए का था? नहीं ना, वो तो 8,000 का ही था ना। तो बाकी के 50 रुपए, तो बाकी के 50 रुपए हमें डिस्काउंट मिले, कि हमें येशा को चुकाने थे 8,050 रुपए, लेकिन उसके बदले हमने चुकाए खाली उसको 8,000 रुपए। तो बाकी के 50 हमने नहीं दिए ना, वो सेटल हो गया, वो 50 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गए। तो इसलिए बाकी का क्या लिखा जाएगा? डिस्काउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे बिल तो लिखा 8,000 का ही, फिर डेबिट और क्रेडिट इक्वल बन जाने चाहिए ना, कि डेबिट में येशा में 8,050 रुपीज है, तो यहाँ पर भी 8,050 होने चाहिए। तो इसलिए 8,000 ये, और फिर 50 रुपीज का डिस्काउंट, कि यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट कितना, तो ये 50 रुपीज में, बराबर। ये एंट्री हो गई ना, येशा अकाउंट डेबिट 8,050, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000 रुपीज, और टू डिस्काउंट अकाउंट हुआ ये 50 रुपीज। क्लियर? अब इसके बाद 6 वाली एंट्री दी गई है। अब इसमें ऐसे दिया हुआ है, अ बिल ऑफ 6,000 ड्रॉन बाय भरत एक्सेप्टेड बाय अस एंड रिटर्न टू हिम। कि अब यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉन बाय भरत, अब भरत ने वो बिल ड्रॉ किया है, एंड एक्सेप्टेड बाय अस, और हमने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है। तो अगर हमने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया हो ना, तो इसका मतलब वो हमारे लिए बिल पेबल हुआ, कि भाई हमें भरत को 6,000 रुपए देने हैं, तो भरत ने हमें बिल बिल भेजा कि भाई कब देने वाले हो पैसे। तो भाई हमने उसको जो है वो साइन करके बोल दिया कि हाँ भाई 1 महीने बाद तुम्हें पैसे दे देंगे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? बिल्स पेएबल हुआ ना। और बिल्स पेएबल की एंट्री क्या करते हैं? तो बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट में आता है, बिल्स पेएबल वो हमेशा क्रेडिट में आता है। और डेबिट में क्या लिखते हैं? तो डेबिट में उसका नाम, जिसके नाम का बिल है वो। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी कि ये भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है ना। एंट्री क्या हो जाएगी? भरत अकाउंट डेबिट में और क्रेडिट में टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट? तो अमाउंट 6,000 रुपीज। समझ आई ये बात? ऐसे हो गई ना ये इसकी एंट्री। अब ऐसे ही उसमें 7th वाली एंट्री, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ 8,000 वर स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन, फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट। कि यहाँ पर 8,000 का सामान वो गोडाउन से चोरी हो गया, स्टोलन अवे फ्रॉम गोडाउन, मतलब कि गोडाउन से चोरी हो गया, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने 75% का क्लेम एक्सेप्ट किया,
मतलब 75% वो ये इंश्योरेंस कंपनी देगी और बाकी के 25%, तो बाकी के 25% वो हमारा लॉस हो गया, है कि नहीं, कि यहाँ पे 8,000 का सामान चोरी हो गया ना। तो अब ये भी पहले हमने एक रूल बताया था कि कोई भी तरह से भले वो सामान स्टोलन अवे, चोरी हो जाता हो, आग में जल जाता हो, डैमेज हो जाता हो, कुछ भी हो जाता हो, उसकी सिंपल सी एंट्री मैंने बताई थी कि भाई ऐसे याद रख लेते हैं कि जितना सामान हमारा गया ना, तो उसके लिए बनाते हैं परचेस अकाउंट। क्या बनाते हैं? परचेस अकाउंट। और परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। ये हमारा सामान गया ना, कोई भी तरह से, भले वो चोरी हो जाए, आग में जल जाए, डैमेज हो जाए, पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो, डोनेशन में देते हो, कल ये सब रूल्स बताए थे ना। कोई भी तरह से हमारा सामान अगर जाता हो, हमारा गुड्स अगर जा रहा है, तो उसके लिए परचेस अकाउंट बनाते हैं और वो भी क्रेडिट में बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे पूरे 8,000 रुपए, और बाकी की सभी चीजें वो क्या कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट में। बाकी की सभी चीजों में दो चीजें आएगी कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, तो 75% दिया, और बाकी का लॉस कितना हुआ, तो वो 25%। ये लॉस और ये इंश्योरेंस कंपनी वो दोनों कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में आएगा ये परचेस अकाउंट। ठीक है, कोई भी एंट्री करते वक्त है ना, माइंड में ये सब चीजें आपके आ जानी चाहिए, तो उसके बाद फिर इसकी एंट्री कर दें। कि अब जैसे एंट्री हो जाएगी कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट में एक आएगा इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 75%। किसके 75? तो 8,000 के ना। तो 8,000 के 75% गिनो तो कितने हो जाते हैं? 6,000 हो जाते हैं, है कि नहीं? 8,000 के 75% मतलब कि 6,000 हुआ। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे? 6,000 रुपीज। बाकी का लॉस, कि लॉस ड्यू टू स्टोलन अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू स्टोलन, कि भाई चोरी हो गया उसकी वजह से लॉस। तो देखो 8,000 में से 6,000 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो बाकी का लॉस कितना हुआ? 2,000 रुपए का लॉस। और 2,000 रुपए तो हमें नहीं मिलेंगे ना, वो हमारा लॉस हो गया। तो ये दोनों डेबिट में और क्रेडिट में लिखा जाएगा टू परचेस अकाउंट। कि परचेस अकाउंट में पूरा 8,000, 8,000 का सामान तो पूरा ही गया ना हमारा। भले कंपनी तो कैश देगी, सामान थोड़ी देगी हमें वापस। तो इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में आएगा कि 8,000 का पूरा ही सामान हमारा चला गया। ठीक है, समझ आई ना ये भी एंट्री। अब जैसे ये 7th वाली एंट्री, अब ऐसे ही उसके बाद ये 8th वाली एंट्री दी गई है। 8th वाली एंट्री ऐसे दी गई है कि an amount of 8,000 is receivable from Nirav and 8,200 is payable to Nalin. The account of Nalin was settled by Nirav accepting to pay 8,000 rupees. अब ये भी ध्यान दो, इसे भी कहते हैं इंटर अकाउंट। इंटर अकाउंट जो है वो ट्रांसफरिंग है ना, या इंटर ट्रांसफरिंग इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या? कि देखो हमें नीरव से 8,000 रुपए लेने थे, रिसीवेबल फ्रॉम नीरव। नीरव से 8,000 रुपए हमें लेने थे, और उसके सामने हमें नलीन को 8,200 रुपए देने थे, पेएबल टू नलीन। कि नलीन को हमें 8,200 रुपए पे करने थे। तो हमने वो नीरव को और नलीन को ये कह दिया कि आप दोनों आपस में ही सेटल कर दो। द अकाउंट ऑफ नलीन वॉज सेटल्ड बाय नीरव एक्सेप्टिंग टू पे 8,000 रुपीज। कि ये जो नलीन का अकाउंट था ना, वो नीरव ने सेटल कर दिया। कि हमें नीरव से पैसे लेने थे ना 8,000 रुपए, और नलीन को पे करने थे। तो हमने नीरव को ही कह दिया कि भाई तुम जाकर नलीन को ही पे कर देना। तो, तो जिससे हमारे लिए तो दोनों काम हो गए ना, कि वो नीरव से पैसे मिल भी गए और वो नलीन को पे हो भी गए। दोनों का अकाउंट क्लियर हो गया ना इसमें। तो इनकी एंट्री कैसे करते हैं? तो एक चीज तो ये समझो कि देखो हमें नलीन को पे करने थे 8,200 रुपए, लेकिन नीरव से लेने थे 8,000 रुपए, और वही 8,000 हमने नलीन को पे कर दिए। ठीक है ना, 8,200 की जगह पर उसको 8,000 ही पे कर दिए। तो बाकी के 200 रुपए, तो बाकी के 200 रुपए वो हमारा डिस्काउंट कहलाया। ये है कि नहीं? 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना, कि नलीन को पे करने थे 8,200, लेकिन 8,000 में ही अकाउंट क्लियर हो गया, तो वो बाकी का 200 रुपए का हमारा डिस्काउंट। ओके, तो इनकी एंट्री कैसे की जाती है? तो इनकी एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर जिसको भी हमें पे करना होता है ना, तो उसका अकाउंट हमेशा डेबिट में लिखते हैं।
ठीक है ना, जिसको भी पे करना है उसका अकाउंट डेबिट में। ये एक रूल की तरह भी याद रख लेना, या तो लिख लेना कहीं पे कि जिसको पे करना है उसका अकाउंट डेबिट, और जिससे रिसीव करना है ना, मतलब जिससे पैसे लेने हैं ना, तो उसका अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, जिसको पे करना है तो वो डेबिट में आएगा, और जिससे हमें रिसीव करना है, जिससे लेना है हमें, तो उसका अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो इसका मतलब किसको पे करना है, नलीन को पे करना है ना 8,200 रुपए, तो उसका अकाउंट डेबिट में आएगा कि नलीन अकाउंट डेबिट कितना, तो 8,200 रुपए। याद रखना, जिसको भी पे करना हो तो उसका अकाउंट डेबिट में, और जिससे रिसीव करना है, भाई किससे लेना है हमें, तो नीरव से लेना है ना पैसे, तो जिससे रिसीव करना है तो उसका अकाउंट क्रेडिट में, मतलब कि नीरव अकाउंट क्रेडिट टू नीरव अकाउंट, कितना, तो 8,000 रुपीज। तो यहाँ 8,200, और यहाँ क्रेडिट में 8,000, तो बाकी का 200 रुपए यहाँ क्रेडिट में ही लिखेंगे ना। ये 200 रुपए किसके, तो जो डिस्काउंट डिस्काउंट हमें मिला वो, तो इसलिए क्रेडिट में जहाँ पे कम हो, ऐसे याद रख लो कि जहाँ पे कम हो तो वहां पे ये बाकी का डिस्काउंट लिख देंगे। यहाँ 8,200 और यहाँ 8,000 हुआ, तो बाकी 200 रुपए यहाँ कम हुए ना। और सीधे रूल वाइज तो हमें पता ही है कि यहाँ डिस्काउंट मिला हमें, हमने 8,200 की जगह 8,000 ही पे किए, मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट मिला ना। डिस्काउंट मिला मतलब वो हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट में ही आती है। तो ऐसे भी ये डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पे आएगा, तो क्रेडिट में। तो ये एंट्री हो गई ना, कि जिसको पे करना था वो डेबिट में, नलीन अकाउंट डेबिट 8,200, जिससे रिसीव करना था वो क्रेडिट में कि टू नीरव अकाउंट 8,000 रुपीज, और बाकी का हुआ वो डिस्काउंट, कि डिस्काउंट अकाउंट भी 200 रुपीज। ओके, क्लियर हो गई है एंट्रीज। अब उसके बाद नाइन्थ वाली एंट्री दी गई है कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र फॉर बेड डेब रिकवर्ड रुपीज 2,000 रुपीज। अब ये ध्यान दो कि राजेंद्र फॉर बेड डेब रिकवर्ड, कि हमें राजेंद्र से पैसे मिले बेड डेब रिकवर्ड के। बेड डेब मतलब क्या, कि जो डूबे हुए पैसे थे, मतलब राजेंद्र ने पहले हाथ ऊपर कर दिए थे कि हाँ भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, वो पैसे डूब गए हमारे, कि 2,000 मिलने वाले नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसका शायद मन बदल गया, या उसका जो है वो फायदा हो गया कुछ, तो उसने 2,000 रुपए लौटा दिए फिर से। ठीक है, 2,000 रुपए मिल गए, तो ये तो कैश मिला ना। और आपको पता है ये हम लोग जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज कर रहे हैं, तो उसमें कैश की एंट्री कभी भी नहीं आती है। ये तो कैश मिला 2,000, और अगर कैश मिल रहा है तो उसे तो कैश बुक में लिखते हैं। चैप्टर 7 में बनाई थी ना कैश बुक, वहां लिखा जाता है ना कि कैश 2,000 रुपए मिला, भले किसी के भी मिले, भले बेड डेब के मिले या कोई भी मिले, मिले तो कैश ना। तो कैश कहाँ पे लिखा जाता है, वहां पे कैश बुक में। तो इसका मतलब ये एंट्री यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे कि दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर नहीं। समझ आई ना बात है, ये ध्यान दिया करो बेटा, कोई भी कैश की चीज, परचेज की चीज, सेल की चीज, कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, गुड्स में कुछ भी खरीदना बेचना, या तो कैश की चीजें, ये सब चीजें वहां दूसरी सब्सिडियरी बुक में लिखी जाती है, जर्नल प्रॉपर में नहीं। ओके, तो अब उसके बाद 10th वाली एंट्री देख लें कि यहाँ पे दिया हुआ है 300 इज पेबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट। 300 रुपए मनोज को इंटरेस्ट के पेबल, मतलब के देने बाकी हैं, अभी दिए नहीं है। पेबल का मतलब क्या, अभी दिए नहीं, देने बाकी है उसको 300 रुपए। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं पता है, कि देखो ये इंटरेस्ट हमें पे करना है ना, इंटरेस्ट पे करना है, तो ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो उसका अकाउंट तो डेबिट में ही आएगा। और अभी पे किया नहीं है, अभी ये देना बाकी है, तो उसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट देना बाकी है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। और वो लायबिलिटी कहाँ पे आती है, तो क्रेडिट में आती है। लायबिलिटी कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। सही बात है ना। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो इनकी एंट्री कैसे हो जाएगी, कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो हमें पे करना है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें ये मनोज का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कोई ये सैलरी इंटरेस्ट या कुछ भी किसी को पे करना हो ना,
तो उसमें उसका नाम नहीं आता, वो तो कोई सामान खरीदा हो, ठीक है, कोई सामान खरीदा हो और उसके बदले में पैसे नहीं दिए हो तो उसका नाम लिखते हैं। ये इंटरेस्ट में, सैलरी में, कल भी एक वो एंट्री आई थी सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इन सब एंट्रीज में उसका नाम नहीं लिखा जाता कभी भी। तो यहाँ खाली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उसे डेबिट में इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसीलिए, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में ही आता है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, कि हमारा इंटरेस्ट पे करना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो हमारा क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है, तो इसलिए वो क्रेडिट में, और अमाउंट तो वही लिखेंगे हम लोग 300 की, तो ये हो जाएगी ना एंट्री। समझ आई बात, क्लियर हुआ? तो देखो आज जैसा हमने ये क्वेश्चन देखा ना इसमें, अब इनके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी के सब क्वेश्चन सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।